This officially is the last chapter that we have in CP1. Phew, finally. इतने सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे तो बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस. होप आपको भी अच्छा लगा हो. अगेन मेरा हमेशा यही रहा है कि पर्पस इसका ये नहीं है कि आपको सब कुछ एकदम समझ में आ जाए एक बार में. कोई भी क्लास में जाके आप सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, कितना ही परसेंटेज रिटेन कर पाते हैं, सब कुछ नहीं रिटेन करते अपने. जब अपने उस चीज को खुद से पढ़ते हैं तब अपनी चीज में रिटेन होता है. ये हमेशा का चीज है, स्कूल में भी हमेशा यही होते आया है, कॉलेज में भी यही हुआ है. मेन पर्पस इन सेशंस का वही है कि आप जब उस चीज को पढ़ने जाओ ना, आपके अंदर वो एंग्जाइटी नहीं रहे, आपके अंदर वो डर नहीं रही कि अरे ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा. हमेशा ऐसे ही करो, एक बर्ड्स आई व्यू लेने का हमेशा कोशिश किया करो कि ये बर्ड्स आई व्यू में क्या है. बर्ड्स आई व्यू ले लोगे तो ये सब टॉपिक्स हमेशा मिल जाएंगे, यानी एक बार सब टॉपिक्स मिल गए ना तो फिर इजी लगता है समझना उस चीज को. ठीक है. सो नाउ स्टार्टिंग मॉनिटरिंग. ओके. अब मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए? मॉनिटरिंग इज अ वेरी फंडामेंटल स्टेप ऑफ द एसीसी. क्या है? एक्चुअल कंट्रोल साइकिल. मैं सोच रहा था कुछ तो इस पे जोक मारने का, अंबुजा कंक्रीट सीमेंट करके या कुछ. बट नहीं लिया, कोई बात नहीं. थोड़ा लेट प्रोसेस हो गया मेरे अंदर माइंड में वो चीज, नहीं तो बोलता तो जोक जैसा ही लगता. कोई नहीं. तो रीजन व्हाई शुड वी डू मॉनिटरिंग सिंपल है. फंडामेंटल्स ऑफ एसीसी. इट इज अ फंडामेंटल स्टेप ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल साइकिल. एक्चुअल कंट्रोल साइकिल का एक फंडामेंटल स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग. ठीक है. मॉनिटरिंग द स्टेप. अब इसके बाद फिर हमारा रहता है कि ये चीज है ना, हमें मॉनिटर करने में हेल्प करता है एक्चुअल कंट्रोल साइकिल में. अब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अपने मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो अपने को मैनेजमेंट को अपने ज्यादा इंसाइट्स बता सकते हैं ना कि देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 7% करके रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको 5% ही मिल रहा है. एंड ये एक साल का बात नहीं है, ये पिछले 3 साल का ट्रेंड यही दिखाता है कि 3 साल में आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 2% कम ही हमें मिल रहा है. तो मैनेजमेंट को इन्फो दे सकते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुधारो मॉनिटर एक्सपीरियंस वगैरह करके. फिर अपडेटेड मेथड्स एंड अजम्पशंस. अपने मॉनिटर कर रहे एक्सपीरियंस को तो अपने को समझ में आएगा कि अपने कोई मेथड अपडेट करना है या अजम्पशंस अपडेट करना है. हो सकता है अपने एसेट्स का, जिस तरीके से एसेट्स को चूज करे वो मेथड ही गलत है, उस मेथड को चेंज करो. एसेट्स को भी चूज करने के अलग अलग मेथड थे ना, डेस्कटॉप एनालिसिस और ये वो प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स के चूज करने के. चेंज करो उसको, सही करो. मॉनिटर करने में हेल्प करता ही है. मॉनिटरिंग ही चैप्टर का नाम है. जैसे ट्रेंड्स, वन ऑफ सिनेरियोज, एडवर्स केसेस. अभी सरप्लस एंड सरप्लस मैनेजमेंट वाला चैप्टर किया है, इतना पावर पैक्ट वाला चैप्टर, तो उसी चैप्टर से ही रिलेटेड है ये. ट्रेंड्स, वन ऑफ सिनेरियोज, एडवर्स केसेस मॉनिटर करने में हेल्प करेगा हमें. क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं हमें, कोई वन ऑफ सिनेरियो हुआ है क्या, कुछ एडवर्स केसेस है क्या यहाँ पे. टेक करेक्टिव एक्शंस इन टाइम. कि अगर आप सही से मॉनिटर नहीं करते चलोगे चीजों को तो फिर आप करेक्टिव एक्शन सही समय पे कैसे ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना आप सही करेक्ट एक्शन करेक्ट टाइम पे, क्योंकि आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो. मतलब लेट्स से योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर गोइंग वे नेगेटिव. आपने एक्सपेक्ट किया था 7% एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न नेगेटिव हो ही चला जा रहा है. अब आप एकदम ईयर के एंड पे मॉनिटर कर रहे हो, आके आप देख रहे हो कि इतना नेगेटिव रिटर्न मिला है. तो ये तो गलती आपकी है ना. अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में ही देख लेते तो आपको दिख जाता कि इतना नेगेटिव रिटर्न हो गया है, तो मेरे को डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, कुछ कुछ और करो. तो वही हो गया, टेक करेक्टिव एक्शन इन टाइम अगर आप मॉनिटर कर रहे होते तो. डेटा रिक्वायर्ड. डेटा क्या रिक्वायर्ड था? डेटा के ऊपर हमेशा से तो अपनी यही चीजों पे बात की है कि गुड क्वालिटी ऑफ डेटा चाहिए, गुड क्वांटिटी ऑफ डेटा चाहिए, गुड वॉल्यूम ऑफ डेटा चाहिए. होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर सकूं मैं डेटा को. अब ये होमोजेनस ग्रुप्स कैसे हेल्प करता है? प्राइसिंग के केस में भी हेल्प करता है, अजम्पशन सेटिंग में भी हेल्प करता है. अब जब अपने होमोजेनस ग्रुप्स में डालेंगे तो हर एक ग्रुप में क्रेडिबल इनफ डेटा होना चाहिए. क्रेडिबल इनफ डेटा मतलब क्या हुआ कि डेक्रीमेंट्स क्रेडिबल होना चाहिए. कि आज अगर अपने डेथ एनालिसिस कर रहे हैं तो उस ग्रुप में अगर उस ग्रुप में मिनिमम इतने नंबर ऑफ डेथ्स होने चाहिए फॉर दैट ग्रुप का रिजल्ट्स टू बी क्रेडिबल. लेट्स से उसमें 1 करोड़ पॉलिसीज तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ मतलब एक का ही अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है. अच्छा ही बात है, लेकिन सिर्फ एक का ही होता है, तो ये क्रेडिबल नहीं हुआ हमारे लिए. क्रेडिबिलिटी का ना एक आई थिंक कुछ कुछ रेगुलेशन रहता है इसके अराउंड भी. कोई कोई अलग अलग रेगुलेशन रहता है जो ये बताता है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ डेथ्स चाहिए गिवन द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट यू हैव. देन दैट मीन्स दैट इट इज क्रेडिबल. कि लेट्स से अगर आपके इस पोर्टफोलियो में 1 लाख पॉलिसीज है तो 1 लाख में से 2 या 5 डेथ्स होनी चाहिए, तो 5, तो फिर मतलब ये क्रेडिबल है डेटा.
लेकिन अगर ये 1 लाख पॉलिसीज को आपने जो होमोजेनस ग्रुप में डाला है, इसके अंदर कोई डेथ्स है ही नहीं, या एक या दो ही डेथ्स है, दैट इज लेस देन 5, ये क्रेडिबल नहीं माना जाएगा इसको। जस्ट फॉर एग्जाम्पल टेलिंग दैट। ठीक है, या मिनिमम 5 डेथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर द डेटा टू बी क्रेडिबल फॉर दैट ग्रुप। तो अब उस 5 डेथ्स को पाने के लिए अब आप 1 लाख में लेट से आपको एक मिल रहा था, तो 5 लाख का डेटा, अब आप 5 लाख के ग्रुप्स बनाओ, तब आपको वो क्रेडिबल हो जाएगा डेटा। नॉट नेसेसरली कि 1 लाख ऐसा ही डेटा सेट ढूंढो जहां पे 1 लाख पॉलिसीज में 5 का डेथ होता है, नहीं ऐसा नहीं। इट्स लाइक कि आप नंबर ऑफ पॉलिसीज इंक्रीज करते चले जाओ, ऐसा ग्रुप बनाओ कि आपको मिनिमम 5 डेथ्स तो है उस ग्रुप में अवेलेबल फॉर दैट टू बी क्रेडिबल। ऐसे करके रहता है ये चीज। उसके बाद फिर हाउ टू परफॉर्म दिस एनालिसिस। अच्छा, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? मॉनिटरिंग कैसे करते हैं भैया? सिंपल है, एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड को ही अपने देखते हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या देखा है, एक्सपेक्ट मैंने क्या किया था। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस एनालिसिस एक प्रोसेस होता है। इंश्योरेंस कंपनीज में एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीम होती है एक्सपीरियंस, अजम्पशन सेटिंग और ये सब चीजों की, वो एक्सपीरियंस एनालिसिस करती है। एक्सपीरियंस एनालिसिस करने से आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपने क्या अजम्पशंस एक्सपेक्ट किए थे वर्सेस क्या अजम्पशंस एक्चुअल में हुए हैं। एंड एक्सपीरियंस एनालिसिस करके आप फिर अजम्पशन सेट करते हो। अजम्पशन सेटिंग प्रोसेस के लिए बोलते हैं। तो अजम्पशन सेट करते हो फॉर द फ्यूचर कि चलो पास तक तो मैं देख रहा हूं कि मेरा एक्चुअल हमेशा ही एक्सपेक्टेड से नीचे रहा है, मतलब एक साल वन ऑफ इवेंट नहीं, थ्रू आउट लास्ट 5-6 ईयर्स का डेटा लेके अपने देख रहे, ट्रेंड निकाल रहे कि हाँ हमेशा ही छोटा रहा है एक्चुअल एक्सपेक्टेड से। चलो एक्सपेक्टेड को थोड़ा कम कर देते हैं आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि यही मेरे को पास्ट का डेटा बना रहा है, बता रहा है। अपने यही तो करते हैं एक्चुअलीज, वी एनालाइज द पास्ट डेटा एंड वी ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो जितना ज्यादा डेटा रेलिवेंट होगा उतना ज्यादा प्रेडिक्शन अपना रेलिवेंट रहेगा। अब वो भी है, फ्यूचर का भी सिनारियोस को कंसिडर करना पड़ता है। तो उसके अराउंड हम सब अजम्पशंस लेते हैं कि हाँ चलो अभी तक 7% मिला है, आगे भी चलो 7.5 से 6.5% के बीच में मिलेगा अपने को, ऐसे कुछ। और क्या रहता है, जो मेरा डेक्रीमेंट है वो क्या होगा? नंबर ऑफ डेक्रीमेंट्स बाय एक्सपोज टू रिस्क। एक्सपोज टू रिस्क मतलब एक तरह से ना एकदम सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ लो कि हाँ कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज है मेरे पास इन बुक, वैसे समझ लो एक्सपोज टू रिस्क अभी के लिए। कि लेट्स से 1 लाख पॉलिसीज थी, उसमें से 5 पॉलिसीज का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तो 5/1 लाख इज माई डेक्रीमेंट रेट एक तरह से। इसमें भी एक्सपीरियंस एनालिसिस में भी बहुत कुछ फर्दर होता है, उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, बस ऐसे समझ लो। ये आई थिंक CS2 में पढ़ा हुआ है। CS2 में देयर वाज अ चैप्टर नोन एज एक्सपोज टू रिस्क। वो चैप्टर फिर से एक बार पढ़ के देखना, वो चैप्टर का ही नाम था एक्सपोज टू रिस्क। आई थिंक उसमें वो सब करते थे, कैप्लन मेयर मॉडल एंड नेल्सन एलन एस्टिमेट, और ये वो कुछ कुछ करते थे उसमें। तो वहां पे वो एक्सपोज टू रिस्क की कैलकुलेट करते थे, सेंट्रल एक्सपोज टू रिस्क, इनिशियल एक्सपोज टू रिस्क एंड कुछ कुछ और टॉपिक्स थे उसमें लिखे हुए। तो ये सारी चीजें जब करते थे तो वो वही चीज है एक्सपोज टू रिस्क जो है। एक तरह से आप लेमन टर्म्स में समझ लो नंबर ऑफ पॉलिसीज। 1 लाख में 5 पॉलिसी हो रही है, तो 5/1 लाख इज माई डिक्रीमेंट रेट, मोर्टेलिटी रेट, कुछ भी ले लो एक्चुअल से जो मिल के आ रहा है। एंड ये भी क्या हो गया? क्रूड हो गया। ठीक है, कंसिडरिंग यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस। अब एनाल ठीक है, चलो हमने मॉनिटरिंग किया, हाँ अच्छे से हमने एकदम A1 चीजों को करके वी हैव डन दिस मॉनिटरिंग। नाउ मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स को अपने देखते ना, तो अपने को इसमें भी ना कुछ नया मुझे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ट्रेंड्स पता चलते हैं। जैसे अपने सीजनल इफेक्ट्स का भी 1-2 सेशन पहले ही बात डिस्कस करे थे। सीजनैलिटी इफेक्ट्स क्या होता है कि मार्च में बहुत ज्यादा न्यू बिजनेस हो रहा होगा, साइकिल्स कैसा हो गया, अब नॉर्मल रिजल्ट्स कुछ वन ऑफ सिनेरियोज है, वन ऑफ इंसिडेंट कुछ हो रहा है। फिर आपने CS2 में ये भी पढ़ा हुआ है, शायद CS2 में ही पढ़े थे, CS1 में नहीं, CS2 में ही पढ़ते, ग्रेजुएशन बोल के। तो ग्रेजुएशन वगैरह करने में भी हेल्प करता है ये चीज। और ये वो लाइफ टेबल्स जब कंस्ट्रक्ट करते थे तो उसमें ग्रेजुएट करते थे ना, रेट्स को स्मूथ करते थे, हैंड पॉलिशिंग और क्या क्या मेथड्स रहता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो गया कि आप मॉनिटर करोगे तब तो हेल्प करेगा ना वो आपको देखने में कि अच्छा मेरा 25 से 30 ईयर्स का जो मोर्टेलिटी है, दैट इज लाइक क्वाइट लोअर देन 30 से 35, बट वील एक्सपेक्ट कि 25 से 30 में थोड़ा हायर मोर्टेलिटी हो, क्योंकि उस समय लोग ज्यादा रिस्की प्रोफेशन और ये सारी चीजों को ज्यादा रिस्क रहता है, ज्यादा यंग लोग रहते हैं, ऐसे करके 30 से 35 में रिलेटिवली थोड़ा कम रिस्क लेने लगते हैं लोग। एंड ये वो जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो ये हो गया ग्रेजुएशन के बारे में। ओके, तो ऐसे ही रहता है, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ACC का मेन स्टेप, ये CP1 पूरा का पूरा ACC के अराउंड ही अपनी डील करते आ रहे हैं। आपने चैप्टर 0 आई थिंक है जो बताता है कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ACC के ऊपर ही है। और वो बैठाते जाओ, हर एक चैप्टर किसी ना किसी बकेट में फॉल करेगा ही। तो मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है।
एंड मॉनिटर नहीं करोगे किसी भी चीज को तो प्रॉब्लम होता ही है। क्लास, मुझे याद है स्कूल में भी क्लास मॉनिटर्स होते थे। तो हमेशा ही लगता है मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉनिटरिंग ही है जो आपको वो फीडबैक साइकिल या फीडबैक लूप प्रोवाइड करता है कि हाँ मेरे जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं इसको एज अ फीडबैक अपने लेके जाते हैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में। तो अपने अपने अजम्पशंस को, अपने डेटा को रिफाइन करते हैं, अपने रिजल्ट्स रिफाइन होंगे इस तरीके से। तो ऐसी रहता है जो बहुत एज ओल्ड कंपनीज है उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने इतना देखा है, इतना डेटा है उसके पास, वो इतना रिफाइन कर चुका है, इतना मॉनिटर कर चुका है अपने चीजों को। Okay, all right. Thank you so much, everyone. Officially, the last chapter. So, really very enjoyed learning with all of you. And definitely हमारे weekly sessions भी बहुत अच्छे रहे हैं आपके साथ. So, thank you so much for showing interest and giving me the chance to teach you CP1. Okay, chalo. All the very best. Thank you and bye-bye.